Students, in the last lecture, we had a discussion about indifference curve. In those section, we studied about the indifference curve and the set of combination of goods giving the satisfaction at each output level. Okay, and now we will move to the next with budget line, or we can say that the price line. In this section, we will include the indifference कर्व and as well as the budget line, या हम उसको इनकम हमारी, या जो है कोई कंज्यूमर है उसकी इनकम को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो इंडिफरेंस कर्व जो था, हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस मीन्स जो है कि जहाँ कोई भी डिफरेंस ना हो। अब किस चीज़ में डिफरेंस ना हो, हमारे पास क्या होते थे कि सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते थे, और उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो है हम दो या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हम क्या करते थे, परचेज करते थे। तो कोई मेरे पास मान लो ए बी सी डी कोई करके क्या है, कोई कॉम्बिनेशन है। उन कॉम्बिनेशन के अंदर मान लो एक कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने गुड एक्स का जो है मान लो 1 यूनिट और गुड वाई की जो है 8 यूनिट खरीदी है। इसी तरीके से जो है कि अगर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन देखूँ, तो वहाँ पे गुड एक्स का जो है कि मान लो मैंने कितना 2 यूनिट खरीदी है, और फिर जो है कि गुड वाई की जो है कि मैंने 7 यूनिट खरीदी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, उन कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन होता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर यानी हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो कंज्यूमर के केस में ही हम ये सारी चीज़ें लेंगे। तो जितने भी चीज़ें जो हैं, जितना सेटिस्फिकेशन मिल रहा होगा ईच आउटपुट लेवल पे, यानी कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन में जो है कि जो सेटिस्फिकेशन मिल रहा होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे एक कॉम्बिनेशन खरीदना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे गुड एक्स का मैं एक ही यूनिट ले रहा हूँ और गुड वाई की जो है कि मैं 8 यूनिट ले रहा हूँ, या इस तरीके से। या हम मतलब जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे, वो क्या करेगा, उनसे सेटिस्फिकेशन हमें हर पॉइंट पे क्या मिलता था, इक्वली मिलता था। तो एक वो इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता था किस चीज़ का, ऑफ द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फिकेशन लेवल एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, सेम सेटिस्फिकेशन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। इतना तो हमें समझ आ गया था कि ईच आउटपुट लेवल पे जो सेटिस्फिकेशन मिलता है उन कॉम्बिनेशंस के द्वारा, उन कॉम्बिनेशंस के अंदर जो गुड्स हैं, गुड्स के कॉम्बिनेशन द्वारा वो क्या होता था, सेम होता था। अब बस आपको थोड़ा-सा एक इसमें एक और पॉइंट हमें ऐड कर देना है। इतना तो आप समझ चुके हो कि वहाँ पे क्या मिलेगा, सेम सैटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन वहाँ पे अब हम नया जो हम उसमें वर्ड ऐड करने जा रहे हैं, वो है विद हिज़ और हर लिमिटेड इनकम। वो जो कंज़्यूमर होगा, उसकी एक लिमिटेड इनकम होगी। उस इनकम में रह के वो जो है, जितने भी कॉम्बिनेशन जो है कि क्या करेगा, परचेज़ करेगा, उस कॉम्बिनेशन से जो है कि उसको क्या मिलेगा, सेम सैटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा। हमने यहाँ पे केवल नया क्या इंक्लूड किया है, हमने लिमिटेड इनकम इंक्लूड किया है। तो आप जैसे डेफिनेशन देख सकते हो बजट लाइन का, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन बने हैं दो गुड्स के, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विद विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फिकेशन। जो क्या करते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं सेम सेटिस्फिकेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, प्रत्येक आउटपुट लेवल पे विद हिज और हर लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इनकम को भी मेंशन कर लेंगे कि मेरे किसी कंज्यूमर की इनकम मान लो 20,000 रुपये है। उस 20,000 रुपये में वो जो है कितने सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को जो है कि परचेज कर सकता है, या हम ये कहेंगे कि जितना उसके पास कॉम्बिनेशन मिल रहा है उन गुड्स का, उन गुड्स को वो उस लिमिटेड इनकम में रह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन देख रहा है, और उन कॉम्बिनेशन से जो मिलने वाला सेटिस्फिकेशन होगा वो क्या होगा, इक्वली जो हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर एक कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक। अब इसको आप और अच्छे से कैसे समझोगे, हम जब एग्जांपल इसका लेंगे तो आपके माइंड में क्लियरली ये चीज़ें आ जाएंगे कि किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन हम किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली। तो ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेरिवेशन की अगर बात करें, तो डेरिवेशन मीन्स यहाँ पे जो है कि आप किस तरीके से जो है कि इनकम की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं कि टोटल जो है कि मेरी इनकम जो है कितनी होगी, जो मैं सेट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या करूँगा, परचेज करूँगा, उनके ऊपर कितनी इनकम को मुझे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक। तो डेरिवेशन मेरी क्या बन जाएगी, डेरिवेशन इनकम इज इक्वल टू, भी जब आप क्या पढ़ रहे थे इससे प्रीवियस, मैंने लास्ट जो है कि ये फॉर्मूला जो है कि आपको कराया था, इनकम इज इक्वल टू भी क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे मैंने दो गुड्स अगर परचेज किए हैं तो दो गुड्स की बात करूंगा, इनकम इज इक्वल टू भी प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो पहले एक्स का जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी के साथ, देन एडिशन कर दिया प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वाई। तो
ये जो मेरा जो है कि डेरिवेशन या ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इनकम को वैल्यूएट करने के लिए कि किस तरीके से जो है कि मैं इनकम को वैल्यूएट कर सकता हूँ कि कितनी इनकम को मुझे इन कॉम्बिनेशंस के लिए क्या करना है, खर्च करना पड़ेगा अपनी इनकम को। अब जैसे कि आप देख रहे हो एग्जांपल, इस एग्जांपल और आगे जो शेड्यूल दिया गया होगा उससे आप जो है इजीली समझ पाओगे कि बजट लाइन किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी स्लाइड में देखिए, एग्जाम्पल अगर हम देखें, लेट द कंज्यूमर हैज़ इनकम बजट ऑफ ₹20 टू बी स्पेंट ऑन टू कमोडिटीज। मान लो किसी कंज्यूमर के पास जो है क्या है, उसकी इनकम, उसके पास लिमिटेड इनकम है या उसका जो बजट है कितना है, मार्केट गया, मान लो आप लोग मार्केट गए और मार्केट में जो है कि खर्च करने के लिए आपका बजट कितना था, आपके पास जो है केवल कितने रुपीज़ थे, ₹20 थे, ठीक है। तो उस ₹20 में ही आपको क्या करना है, सामान जो है कि परचेज करना पड़ेगा। अब जो है कि आप दो कमोडिटीज़ खरीदोगे उन ₹20 से, दैट इज एप्पल एंड बनाना, ठीक है। आप एप्पल और बनाना क्या करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। तो आपके पास अमाउंट कितनी है, ₹20। इफ़ द प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹4 ईच, एप्पल का जो प्राइस है वो क्या है, ₹4, प्रत्येक एप्पल का प्राइस ₹4 है। एंड बनाना इज ₹2 ईच, और बनाना की प्राइस कितनी है, ₹2 है। ओके, अब हमें प्राइस पता लग गया है, मुझे कमोडिटी पता चल गई अभी कि कौन कौन से मुझे खरीदना था। एंड देन जो लिमिटेड इनकम है या बजट जो मेरे पास है अवेलेबल, उसका मुझे पता लग गया है कि 20 है। ओके, अब इसका शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल मीन्स जो है कि मैं वो डाटा कलेक्ट करूँगा, वो कॉम्बिनेशन देखूंगा कि कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं एप्पल और बनाना के, जिन पे मैं क्या करूँगा, अपनी लिमिटेड इनकम खर्च कर सकता हूँ। ₹20 जो है कि मैं खर्च कर सकता हूँ, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम। टोटल ₹20 खर्च करके कितना कॉम्बिनेशन को मैं बना सकता हूँ वो मैं देखने का प्रयास करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट वी विल मूव टू द शेड्यूल पार्ट ऑफ द सेक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन। ये जो फर्स्ट जो कॉलम दिया गया है ये पूरा, इसमें जो है कि मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशंस गिवन है। ए कोई कॉम्बिनेशन बना, बी सी डी ई एफ, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बने हैं, ठीक। तो ये जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो बने हैं किस तरीके से बने हैं यहाँ देख सकते हो आप। मान लो जो है कि पहला जो ए कॉम्बिनेशन था, मैंने एप्पल नहीं खरीदे, 0 एप्पल है मेरे पास, मुझे एप्पल नहीं खरीदना था, मैंने केवल क्या किया, बनाना ही खरीदे। तो जब मैं केवल बनाना अगर खरीदूंगा 10 बनानाज, ठीक है, और एक बनाना का प्राइस कितना है, इफ़ द प्राइस ऑफ बनाना इज ₹2, तो टोटल मैंने अपनी इनकम कितनी खर्च की है, एक बनाना ₹10 का, तो 10 कितने हो जाएंगे, 10 टू 20, तो ₹20 इनकम जो है कि टोटली स्पेंड कर दिया मैंने अपने कमोडिटी के ऊपर, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे कम्बिनेशन की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हो कि ये कम्बिनेशन नहीं बन पाया है। कम्बिनेशन की जब बात करेंगे इट मीन्स वहाँ पे जो है कि दोनों गुड्स को जो है कि परचेज करना जरूरी होगा, तभी तो वो बना ना, एक एक मतलब कॉम्बिनेशन बना किसका, टू एंड मोर देन टू जो है कि गुड्स का कॉम्बिनेशन बना। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि केवल जब सिंगल की बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया भाई। तो कॉम्बिनेशन के लिए दोनों की वैल्यू का होना मस्ट होता है, ठीक। तो 0 और 10 होगा, वैल्यू तो ₹20 ही जो है कि इनकम को जो है कि खर्च किया गया है उसके ऊपर, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर, चलो एमआरएस की बात बाद में करते हैं, आप केवल पहले कॉम्बिनेशन को देखें किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना है। बी कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, एक एप्पल खरीदा गया और जो है कि 8 बनाना खरीदे गए। ये इस तरीके से वैल्यू क्यों रखी हुई है मैंने, क्योंकि एप्पल का प्राइस कितना है, ₹4 है। एप्पल आपका ₹4 का हो जाएगा और बनाना की प्राइस ₹2 थी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू बी 16, और 4 प्लस 16 इक्वल टू बी, ये कितना बन जाएगा, 20। टोटल जो इनकम खर्च की है, मतलब आपको उस लिमिटेड इनकम में रह के ही क्या करना है, वो जो कॉम्बिनेशन है उसको परचेज करना है, उसके वेरियस कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको परचेज करना है। और हमें पता है उस लिमिटेड इनकम में रह के ही उस वेरियस कॉम्बिनेशन से मिलने वाले जो सेटिस्फिकेशन होगा वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि यहाँ से जो सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो मेरा क्या होगा, ईच जो लेवल है वहाँ पे मुझे सेम सेटिस्फिकेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, अपनी लिमिटेड इनकम को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सी कॉम्बिनेशन की अगर बात करूँ, तो मैंने 2 एप्पल खरीदे हैं, 6 बनाना खरीदे हैं। 2 एप्पल का प्राइस कितना है, एक एप्पल का 4, तो 2 का मतलब 8 प्लस, ठीक है, एंड 6 टू 12, तो कितना बन गया, 20 बन गया। इस तरीके से यहाँ पे डी का इस तरीके से हो जाएगा, 4 टू 12, 4 टू 8, तो ये इस तरीके से इसका 12 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, तो 20। इसका अमाउंट देखोगे आप, 4 और 2, यानी कि 4 मैंने बनाना खरीदे, 2 जो है कि सॉरी 4 मैंने एप्पल खरीदे और 2 जो है कि बनाना खरीदे हैं। तो कॉम्बिनेशन से जो है कि लिमिटेड इनकम की वैल्यू टोटल कंप्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एप्पल की क्वांटिटी कितनी है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एप्पल कितना है, जैसे कि ऊपर जो ये फॉर्मूला दिया गया था यहाँ से निकाल सकते हो आप टोटल इनकम की वैल्यू। 4 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितना है, 4, 4 4 जा 16 प्लस बनाना का प्राइस कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी है, 2 2 2 जा 4, तो 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, जो कि हमारी क्या थी, यही लिमिटेड इनकम थी, ठीक। इस तरीके से फिर यहाँ पे एप्पल की वैल्यू अगर मैं 5 कर दूँ
और बनाना की वैल्यू 0 कर दूँ, तो 5 4 जा 20, तो 20 इसकी वैल्यू आ गई है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू भी 0 ही होगा। और यहाँ पे ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, तो कॉम्बिनेशन तो यही बन रहे हैं ना, 1 8 का, तो 8 + 1 9, 6 + 2 8, मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ, कितने एप्पल खरीदना है, कितने बनाना खरीदना है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है आपके लिए यहाँ पे, एमआरएस का। ये एमआरएस की अगर बात करें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा एमआरएस की अगर बात करें, यहाँ मैंने अच्छे से समझाया है आपको एमआरएस के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हो कि एमआरएस क्या होगा। एमआरएस इज इक्वल टू भी होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल का मतलब आप समझ गए हो कि ईच एडिशनल यूनिट की बात की जा रही है, ठीक। तो प्रत्येक जो एडिशनल यूनिट है, उससे जो है कि उसकी सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू, मतलब एक की जगह पे दूसरे की वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जब मैं, मेरे पास दो कोई गुड्स होंगे, मुझे क्या करना है, उनका कंजम्पशन करना है। तो मैं जब क्या कर रहा होगा, किसी दूसरे गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा होगा, तो पहले गुड्स की वैल्यू को जो है कि उसकी कंजम्पशन वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मुझे कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ा वैल्यू को, कितना मुझे कम करना पड़ा, यानी कि कितना मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, किसके लिए, कितने गेन करने के लिए, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप पहले शेड्यूल में आपने देखा कि जो है कि जब मैं क्या कर रहा था, एप्पल की यूनिट को बढ़ा रहा था, तो क्या हो रहा था, एप्पल की यूनिट को बढ़ाने के लिए मुझे बनाना की यूनिट को क्या करना पड़ रहा था, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। तो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसका रेट क्या होगा, वो हम एमआरएस के थ्रू निकाल लेते हैं। एमआरएस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके सब्स्टिट्यूशन के लिए, उसके सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो है कि कितना जो है कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, उस वैल्यू को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है गेन करने के लिए। तो इस तरीके से जो है कि वैल्यू निकल आएगी, दैट एम आर एस इज इक्वल टू बी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स मतलब इसको आप क्या कह सकते हो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, या कितना चेंज वाई में हुआ है, कितना चेंज जो है एक्स में हुआ है, इज इक्वल टू बी, हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, सेक्रीफाइस यूनिट एंड अमाउंट ऑफ वाई। वाई का मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है अपॉन गेन यूनिट, एक्स की एक यूनिट को गेन करने के लिए। समझ गए बात को, मतलब आपको क्या करना है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो आप बता सकते हो कि एम आर एस की वैल्यू कितनी है, कितना मुझे जो है कि सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है किसी एक यूनिट को गेन करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, यदि एम आर एस की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है, डिक्रीज करने से मतलब है एम आर एस की वैल्यू क्या है, कम होती जा रही है, पहले ज़्यादा फिर कम 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 इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू का कम होना, पहले जो है कि सैक्रिफाइसिंग यूनिट अपॉन गेन यूनिट की जो मैं वैल्यू निकालूंगा, उसकी वैल्यू जो है कि ज़्यादा रही होगी, फिर देन दूसरे कम्बिनेशन के लिए निकाला होगा, उसकी वैल्यू कम होती गई होगी, फिर नेक्स्ट जो है कि फर्दर इस तरीके से ईच एडिशनल यूनिट के लिए निकालूंगा तो उसकी वैल्यू कम होती गई होगी। तो वहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो कि जो ग्राफ मेरा बनेगा, वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। वो ओरिजिन की ओर जो है कि क्या होगा, कॉन्वेक्स बनेगा। लेंस जैसे आप दो टाइप के लेंस होते हैं, या एक जो है कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है कि हम देखते हैं कि इस तरीके से जो है, यहाँ पे अगर समझाने की प्रयास करूँ मैं आपको, तो कॉन्वेक्स का मतलब ये है, इस तरीके से कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, ग्राफ की, ग्राफ इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और कॉनकेव अगर होता तो ये कैसा हो जाता, कॉनकेव के लिए इस तरीके से हो जाता। केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है ना, तो ये केव के जैसे जो है कि इस तरीके से जो है, केव के जैसे यहाँ पे ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन की ओर क्या है, गुफा नुमा है, केव के नुमा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की ओर क्या है, कॉनकेव हो जाएगा, और ये ओरिजिन की ओर क्या है, कॉन्वेक्स हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो ये जो है कि इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा। एमआरएस की वैल्यू अगर क्या हो रही है, हम ईच एडिशनल यूनिट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ एमआरएस की वैल्यू क्या करेगी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो जाएगी। जब एमआरएस की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यहाँ पे इसका सिंबल जो है, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एमआरएस की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि मुझे जो है कि जितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है किसी यूनिट को गेन करने के लिए, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सेक्रीफाइस भी उतना ही करना पड़ रहा है जितना मुझे गेन हो रहा है, तो वहाँ पे एमआरएस हमेशा कांस्टेंट होगा। और एमआरएस की वैल्यू हमेशा वहाँ पे क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो कर्व होगा, ना तो ये कॉन्वेक्स होगा ना ये कॉनकेव होगा, ये बिल्कुल क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। नेक्स्ट है एमआरएस जब डिक्रीज, सॉरी, इंक्रीज करता है। आप देख रहे हो कि एमआरएस ऊपर की ओर जो है सिम्बलाइज किया गया है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा एमआरएस, तो वहाँ पे जो है क्या होगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन होगा। इंक्रीज होने का मतलब ये है, आप देख पा रहे हो कि ये एक मैथमेटिकल फ्रैक्शन जो है कि बन जाएगी, ये वैल्यू कब इंक्रीज करेगी,
एक इसमें न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। इंक्रीज़ कब करेगा? जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इट मीन्स जो है कि इंक्रीज़ करेगा। मान लो ये 5 है ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे क्या होना चाहिए? 5 से तो कम होना चाहिए। 5 होगा तो 5/5 इक्वल टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओनली उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब वैल्यू क्या होगी, यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 से नीचे होगी तभी तो इसका वैल्यू जो है कि ज़्यादा आएगा। यानी कि मुझे जब ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जब ज़्यादा सैक्रिफाइस हो रहा है गेन के मुकाबले, तो वो वैल्यू क्या हो रही है? अगर ईच कॉम्बिनेशन के लिए ऐसे ही है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। और जब इंक्रीज़ करेगी तो हम देख सकते हैं कि हमारा हमेशा कॉनकेव टू ऑरिजिन होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। एमआरएस डिक्रीज़ कर रहा है तो कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन हो जाएगा, ठीक। और जब जो है कि एम आर एस इंक्रीज करेगा तो कॉनकेव। तो इस तरीके से आपको समझना है ये शेड्यूल। आपने समझ लिया। अब इस शेड्यूल में जो है कि एम आर एस की वैल्यू देखते हैं। एम आर एस क्या है? एम आर एस इक्वल टू भी मैंने बताया आपको, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि कितना सेक्रीफाइसिंग यूनिट है वाई की, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे एक्स की एक यूनिट को गेन करने के लिए। तो आप देख रहे हो जीरो से मैं 1 की मूव कर रहा हूँ। तो जब वैल्यू क्या थी, यहाँ पे कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से एमआरएस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? कुछ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेल वाई यानी कि वाई में कितना चेंज आया? वाई में तो कोई भी चेंज नहीं आया। चेंज कब होगा? मैं जब कंपेयर करूंगा ना कि अभी की सिचुएशन ये है और उसके बाद नेक्स्ट जो है कि सिचुएशन कैसी रही, तो उन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा तभी तो मैं बता पाऊंगा जो है कि कितना चेंज आया है। तो चेंज के लिए जो है कि कंपैरिजन, चेंज मीन्स जो है कि कंपैरिजन जब किया जा सकता है। तो आप जैसे देख पा रहे हो। अब फर्दर अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा ये? एमआरएस की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? देखो, डेल वाई यानी कि चेंज इन वाई, सेक्रीफाइस कितना किया गया है। मैंने 10 यूनिट जो है कि ये इसको मैंने वाई मान लिया है और इसको जो है कि एक्स मान लिया है, ठीक है। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले 10 यूनिट जो है कंज्यूम की थी बनाना की, अब मैं कितना कर रहा हूँ? 8 यूनिट कर रहा हूँ। 8 यूनिट कर रहा हूँ, इट मीन्स जो है कि कितने का सेक्रीफाइस किया? 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया किस चीज़ के लिए? एक यूनिट जो है कि एप्पल की अचीव करने के लिए। एक यूनिट एप्पल को कंज्यूम करने के लिए मैंने बनाना के 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइसिंग जो है कि वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई है, डेल वाई 2 अपॉन डेल एक्स कितना 1, तो 2/1 यानी कि 2। ओके। नेक्स्ट ये बजट लाइन के अंदर की बात कर रहे हैं कि बजट लाइन में रह के जो है कि वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा। नेक्स्ट फिर फर्दर आगे देखें तो यहाँ पे अगेन सेक्रीफाइसिंग कितना है? 2 है। 2 का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ एक यूनिट को पाने के लिए। फिर यहाँ पे 2/1, इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। इस तरीके से जो है कि यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का सेक्रीफाइस किया जा रहा है, 1 ईच एडिशनल यूनिट को अचीव करने के लिए, उसके कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे 2/1 सबके लिए वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि एमआरएस की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट है। यानी कि प्रत्येक सैक्रिफाइसिंग यूनिट के लिए जो है कि मुझे प्रत्येक जो है कि एक यूनिट को गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो अब जब सबकी वैल्यू सेम आ गई है, एमआरएस जो है कि इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे जो है कि वो बजट लाइन जो है कि मेरे किस तरीके से ड्रॉ होगी? इट मीन्स वो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के